this is Mrs. Khan, and today we are going to begin series of organizational behavior course. The book we are going to follow is Stephen P. Robbins, and I would like to thank all of my students for the immense love you guys have shown on the previous videos. Let's begin without wasting any further time. The thing we are going to discuss in a broader way is what is organizational behavior, and these are few learning objectives that we are going to discuss. We are going to study the importance of interpersonal skills within the workplace. And when we talk about interpersonal skills within the workplace, we basically talk about it is very important for the manager to have interpersonal skills. सो फर्स्ट हम ये डिस्कस कर लें कि मैनेजर कौन होता है. मैनेजर इज़ समवन हु गेट्स थिंग डन फ्रॉम अदर पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर दी मैनेजर कि उसके पास जिस प्रोजेक्ट के ऊपर वो काम कर रहा है टेक्निकल स्किल्स भी हों, उसके पास ह्यूमन स्किल्स भी हों और उसके पास उस प्रोजेक्ट की कॉन्सेप्चुअल स्किल्स भी हों. सो बेसिकली वेन एवर कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी मैनेजर को दिया जाता है तो उसके पास टेक्निकल स्किल्स होना और क्वांटिटेटिव स्किल्स होना उस प्रोजेक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि कहीं भी कोई भी किसी भी किस्म का एरर आए तो वो मैनेजर उस एरर को फिक्स कर सके, क्योंकि वो मैनेजर उस स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज़ में जो है वो एक्सपर्ट है. ठीक है, उसके ही साथ साथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजर टू हैव द लीडरशिप स्किल्स एंड कम्युनिकेशन स्किल्स as a critical organizational success. So when manager have solid interpersonal skills, there are more positive work outcomes for the organization. और वो work positive work outcomes कौन से हो सकते हैं? For example कि जब कम्युनिकेशन गैप बिटवीन एन एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर कम होता है तो जो जॉब सेटिस्फैक्शन होती है एम्प्लॉय की वो इन्हांस करती है, इंक्रीज़ करती है. उसके साथ साथ जो एम्प्लॉय की कमिटमेंट है, मोटिवेशन है, वो इंक्रीज़ करती है. जब एम्प्लॉय की कमिटमेंट इंक्रीज़ करेगी, मोटिवेशन इंक्रीज़ होगी, इंट्रिंसिकली एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा, तो उससे जो टर्नओवर रेट होता है, छोड़ने का एक ऑर्गेनाइजेशन को जो रेट होता है, परसेंटेज होती है, वो कम हो जाता है. इसी तरह अगर एक मैनेजर के पास अच्छी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं तो वो बेटर एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर सकेगा ड्यूरिंग दी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, एक बेटर कैंडिडेट को रिक्रूट कर सकेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए. As we discussed, who is manager? Someone who gets things done through other people in the organization. And what is organization? एक जो building है, that is basically just a structure and ब्रिक्स. लेकिन अगर उसी स्ट्रक्चर और उसी बिल्डिंग के अंदर 2 or 3 people working together on the same vision or mission, then it is called an organization. So organization is defined as a social entity comprised of 2 or more people and can be found at any level within the organization, and they work to achieve common goal. The work of every manager revolves around 4 functions: planning, organizing, leading, controlling. प्लानिंग में अगर हम देखें तो प्लान करता है एक मैनेजर सबसे पहले चीज़ को, फिर ऑर्गेनाइज करता है, ऑर्डर देता है कि पहले मैंने ये टास्क करना है, फिर ये करना है, प्रायोरिटाइज करता है अपने टास्क को, फिर उस टास्क को लीड करता है और फिर कंट्रोल करता है. कंट्रोल में सुपरविजन आ जाती है, चेकिंग आ जाती है कि जो उसने प्लानिंग की थी क्या वो एग्जीक्यूट हुई, क्या वो इम्प्लीमेंट हुई, और अगर नहीं हुई उस तरह से तो क्या करेक्टिव मेजर्स लेने हैं और क्या नेक्स्ट आपका जो है वो प्लान है. So when thinking about these functions, one realization comes forward that they all involve the interpersonal skills of communication for their effective implementation. अब ये जो आपके 4 बेसिक फंक्शन हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ये without interpersonal skills they cannot be implemented. So interpersonal skill is very important here too. And Henry Mintzberg gave these 10 managerial roles. इसको हम डिस्कस कर लेते हैं. द नंबर 1 रोल इज़ फिगर हेड. Symbolic head required to perform a number of routine duties of a legal or social nature.
जो फिगर हेड रोल में होते हैं, मैनेजेरियल रोल्स में होते हैं पर्सन, ऐसे पर्सन्स बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो रूटीन ड्यूटीज़ जो कि लीगल या सोशल नेचर की हैं वो कर सकें, जिस तरह से सर्मनीज़ में जाना और स्टेटस रिक्वेस्ट्स जो आपकी हैं, इस तरह की चीज़ों को फिगर हेड देख रहे होते हैं। उसके बाद है लीडर, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटिवेशन एंड डायरेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। लीडर जो है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है ऑल द मैनेजेरियल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग सबऑर्डिनेट्स, ठीक है, उनकी मोटिवेशन में, ट्रेनिंग में। उसके बाद है जी लिजॉन, मेंटेन्स अ नेटवर्क ऑफ आउटसाइड कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड फेवर्स एंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो एक्नॉलेजमेंट ऑफ मेल्स और एक्सटर्नल बोर्ड बोर्ड वर्क में वो इन्वॉल्व होता है। जो लिजॉन होता है बेसिकली वो आपके जो नेटवर्किंग है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, उसको फर्दर जो है वो स्प्रेड कर रहा होता है, फर्दर उसको इंक्रीज़ कर रहा होता है। उसके बाद जी ये तो थे इंटरपर्सनल रोल्स मैनेजेरियल के। अब इंफॉर्मेशनल रोल्स में आ जाएं। इंफॉर्मेशनल रोल्स में जो मॉनिटर कर रहा होता है पर्सन विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ही रिसीव्स अ वाइड वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन, serves as nerve center of internal and external information of the organization। इसमें बेसिकली जो मॉनिटर होता है वो सब मेल्स को हैंडल करता है और कॉन्ट्रैक्ट्स को कैटेगराइज कर रहा होता है। तो जो इंटरनल और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन होती है वो किसके पास होती है? मॉनिटर के पास। डिसमिनेटर जो है ट्रांसमिट्स इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम आउटसाइडर और फ्रॉम अदर एम्प्लॉयज़ टू मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या करता है? बेसिकली फॉरवर्ड करता है मेल्स इनटू ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंफॉर्मेशनल पर्पसेस। आपकी जो आउटसाइडर से इंफॉर्मेशन लेता है और फिर उसको फर्दर जो है वो इन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उसको ट्रांसफ़र करता है और स्प्रेड करता है इंफॉर्मेशन को। स्पोक पर्सन ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू आउटसाइडर और ऑर्गेनाइजेशन प्लान, पॉलिसीज, एक्शंस। स्पोक पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाहर एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जो भी इंफॉर्मेशन है, प्लान्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो ट्रांसमिट कर रहा होता है इंफॉर्मेशन टू द आउटसाइड वर्ल्ड। डिसीजनल में आ जाएँ। डिसीजनल में मैनेजेरियल रोल्स में एक एंटरप्रेन्योर है, सर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड इनिशिएट प्रोजेक्ट टू ब्रिंग अबाउट चेंज। सो इसमें वो स्ट्रैटेजीज़ बनाता है और सजेशंस देता है कि जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें क्या इम्प्रूवमेंट आ सकती है, क्या चेंज लेके आ सकते हैं, क्या इनोवेशन लेके आ सकते हैं। डिस्टर्बेंस हैंडलर की बात करें, रिस्पॉन्सिबल फॉर करेक्टिव एक्शन व्हेन ऑर्गेनाइजेशन फेसेस इंपॉर्टेंट अनएक्सपेक्टेड डिस्टर्बेंसेस। तो डिस्टर्बेंस हैंडलर जो होता है बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो अगर कोई भी अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन आ जाए, कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई अनसर्टेन सिचुएशन आती है या क्राइसिस आते हैं, तो उनके लिए डिस्टर्बेंस हैंडलर के पास स्ट्रैटेजीज़ होती हैं कि वो किस तरह से करेक्टिव एक्शन लेने हैं उन क्राइसिस के अंदर। रिसोर्स एलोकेटर मेक्स और इम्प्रूव सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन, और वो सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस जो होते हैं रिसोर्स एलोकेटर के पास, वो शेड्यूलिंग होती है, बजटिंग होती है, ठीक है, प्रोग्रामिंग ऑफ सबऑर्डिनेट वर्क हो सकता है। उसके बाद आता है नेगोशिएटर, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रेजेंटिंग द ऑर्गेनाइजेशन एट मेजर नेगोशिएशंस। बेसिकली आप जो नेगोशिएटर होता है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है नेगोशिएशंस जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर। तो हमने बेसिकली ये 10 रोल्स देखे हैं मैनेजेरियल रोल्स, और इसमें अब हम देख लेते हैं दोबारा से। इंटरपर्सनल में आ जाता है फिगर हेड, लीडर, लिजॉन। इंफॉर्मेशनल में मॉनिटर, डिसमिनेटर एंड स्पोक पर्सन। एंड डिसीजनल में जो है वो एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर एंड नेगोशिएटर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये यूजुअली आता है एग्जाम्स में। डिस्क्राइब द मैनेजर्स फंक्शन, रोल्स एंड स्किल्स। अगर हम मैनेजर की स्किल की बात करते हैं तो मैनेजमेंट की 3 स्किल्स हैं: टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स एंड कंसेप्चुअल स्किल्स। व्हेन वी टॉक अबाउट द technical skills based on the ability to apply the specialized knowledge or to apply the expertise. All job requires some specialized expertise and many people develop their technical skills on the job. अब हर जॉब की, नेचर ऑफ जॉब की
टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। अगर एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसकी टेक्निकल स्किल्स डिफरेंट हैं। अगर एक परफ्यूम मेकिंग कंपनी है जिसने परफ्यूम बनाने हैं, डायोर है, शनैल है, उसकी टेक्निकल स्किल्स एम्प्लॉयज़ की डिफरेंट होंगी। ह्यूमन स्किल्स द एबिलिटी टू वर्क विद, अंडरस्टैंड एंड मोटिवेट अदर पीपल बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप। उसके बाद कंसेप्चुअल स्किल्स आ जाती हैं। कंसेप्चुअल स्किल्स में हम द मेंटल एबिलिटी टू एनालाइज एंड डायग्नोज कम्प्लेक्स सिचुएशन, कि आप एक और मैनेजर के पास कि क्या मेंटल एबिलिटी है कि वो एनालाइज करे और डायग्नोज करे कम्प्लेक्स सिचुएशंस को। Effective versus successful managerial activities. Luthans and his research associate found that all managers engage in four managerial activities. ये four managerial activities हैं: traditional management, communication, human resource management and networking. Traditional management की बात करें अगर हम, तो उसमें it involves decision making, planning and controlling. Communication involves exchanging routine information and processing paperwork. Human resource management include motivating, disciplining, managing conflicts, staffing and training. And networking is socializing and interacting with outsiders. So these are basically effective versus successful managerial activities. एवरेज मैनेजर जो है वो बेसिकली यूज़ करते हैं ट्रेडिशनल मैनेजमेंट को, और 20, अगर आप देखें 32% ट्रेडिशनल मैनेजमेंट को यूज़ करते हैं, 20% ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को, 29% कम्युनिकेशन को और नेटवर्किंग 19%। लेकिन जो सक्सेसफुल मैनेजर्स होते हैं दे यूज़ नेटवर्किंग 48%, communication 28%, traditional management 13%, human resource management 11%. And the effective manager, they use communication 44%, networking basically 11%, traditional management 19%, human resource management फिर 26%. So, what is organizational behavior? Organizational behavior is basically a field of study that investigates the impact that individual, group, and structure have on behavior within the organization for the purpose of applying such knowledge toward improving organizational effectiveness. ओबी जो है वो बेसिकली बिहेवियर को स्टडी करती है और उस बिहेवियर का क्या इम्पैक्ट है ऑर्गेनाइजेशन में उसको स्टडी करती है। ओबी एक्सप्लोर करती है मोटिवेशन को, लीडर बिहेवियर को, पावर को, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को, ग्रुप स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस को, एटीट्यूड डेवलपमेंट को, परसेप्शन को, चेंज प्रोसेसेस जो हैं, कॉन्फ्लिक्ट एंड नेगोशिएशन एंड वर्क डिज़ाइन, इन सब चीज़ों को ओबी जो है वो बेसिकली एक्सप्लोर करती है इन एरियाज़ को। उसके बाद कुछ कॉम्प्लीमेंटिंग इंट्यूशन विद सिस्टमैटिक स्टडी। मैनी पीपल से दैट द आइडिया एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ओबी आर कॉमन सेंस। बहुत से लोगों ने जब ओबी बनी तो उस टाइम पे कहा कि ये सिर्फ एक कॉमन सेंस है। द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ओबी हैज़ सम क्लोजर टू फाइंड वेज टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप थ्रू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पीपल। बेसिकली ओबी जो है वो एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट है, एक सिस्टमैटिक वे है कि आप स्टडी करते हैं बाय बेसिंग मैनेजरियल डिसीजन ऑन द बेस्ट अवेलेबल साइंटिफिक एविडेंस। जो इंट्यूशन है दैट इज़ अ डिसीजन मेकिंग अप्रोच एडवोकेटेड बाय न्यूमरस मैनेजर्स। बहुत से मैनेजर्स ने कहा कि EBM एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट की बजाय हम इंट्यूशन से अपनी डिसीजन मेकिंग अप्रोच कर सकते हैं। इफ़ वी मेक ऑल डिसीजन विद इंट्यूशन और गट्स वी आर लाइकली वर्किंग विद इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दैट इज़ नॉट द बिगर पिक्चर और द फुल पिक्चर। So evidence-based management and the systematic study of behavior enhance the understanding of these internal contributors to organization behavior. अगर हम जो मेजर बिहेवियरल साइंस डिसिप्लिन्स हैं ओबी के उनको देखें तो ओबी बेसिकली बनाई गई है, इट इज़ बिल्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अ नंबर ऑफ बिहेवियरल डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। इन 4 फंक्शन से जो है वो बनाई गई है।
उसके बाद अगर हम देखें आइडेंटिफाई द मेजर बिहेवियरल साइंस डिसिप्लिन्स, अब हम इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। साइकोलॉजी सीक्स टू मेजर, एक्सप्लेन एंड समटाइम चेंज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, कि it focuses this area of study offers insight into such area as learning, training, decision making, employee selection। ये साइकोलॉजी के एक डोमेन में आ जाता है। सोशल साइकोलॉजी की बात करें, ब्लेंड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, moves beyond individual analysis to look at group behavior and how individual can influence one another. It blends together sociology and psychology and looks primarily at change, communication and group interaction। तो जो सोशल साइकोलॉजी है वो आपकी बेसिकली मूव होती है बियॉन्ड इंडिविजुअल एनालिसिस टू लुक एट द ग्रुप बिहेवियर एंड हाउ इंडिविजुअल कैन इन्फ्लुएंस वन अनदर। Sociology studies people in relation to their social environment or culture. For example, sociology में हम environment के बारे में भी पढ़ रहे होते हैं और culture के बारे में भी पढ़ रहे होते हैं कि पाकिस्तान का culture कैसा है, US का culture कैसा है। Sociology social environment को study करती है। Anthropologist studies societies to learn about human being and their activities। ह्यूमन बीइंग को स्टडी करना, उनकी एक्टिविटीज़ को स्टडी करना, डिफरेंट ग्रुप्स इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यूज़, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स। So, student, today's lecture ends here. I will come up with another lecture of the same chapter. So, I hope you like the video. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें।